नमस्ते। आयुर्वेदा 360 चैनल में आपका स्वागत है। जो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम रिलेटेड सीरीज हमने शुरू किए थे उसमें हम आगे बढ़कर आज एक सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे जिसका नाम है अष्टांग हृदयम। फर्स्ट प्रोफेशनल बीएमएस में एक सब्जेक्ट का नाम है संहिता अध्ययन, जिसके अंदर अष्टांग हृदयम का सूत्रस्थान का आधा पार्ट और चरक संहिता का सूत्रस्थान का कुछ पार्ट एनसीएसएम के द्वारा नया सिलेबस में रखा गया है। अभी फर्स्ट बीएमएस स्कॉलर को अष्टांग हृदयम पढ़ने का क्या जरूरत है, क्या ये मटेरियल फर्स्ट बीएमएस स्कॉलर को समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो उसको कैसे समझना है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जरूर इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि जब आप इसको अंत तक देखेंगे आप जरूर जब अष्टांग हृदय पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ ही साथ आप जब भी कोई श्लोक को पढ़ेंगे आपको पता रहेगा कि क्यों पढ़ रहे हो, तो इसलिए जरूर आप इसको अंत तक देखिए। तो अगर आप इस चैनल के लिए नया हैं तो जरूर आप पहले वाले इंडक्शन का सेशन है उसको जरूर देखिए। और आज हम चर्चा करने वाले एक सब्जेक्ट के ऊपर। अब तक हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ही दे रहे थे, आज हम एक सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। आचार्य वाग्भट द्वारा एक ग्रंथ का रचना किया गया था जिसका नाम है अष्टांग हृदयम। अष्टांग हृदयम का जो रचना है वाग्भट के द्वारा चरक संहिता और सुश्रुत संहिता और खुद के जो युक्ति था वो वाग्भट के दिमाग के अंदर, तो उसको भी साथ में डालकर उन्होंने एक बहुत अच्छा बुक लिखा और वो भी आज के ज़माने के लोगों को इजीली समझ में आ जाए उस तरह से लिखा है। और बहुत सारे फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स को डिटेल में नहीं बताया गया, जिसकी वजह से आज के स्टूडेंट्स जो है इससे जल्दी कनेक्ट हो सकते। तो एक वाग्भट का नेचर है, ये एक बेस्ट टीचर मान सकते हैं, क्योंकि उनके विषय जो है बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होता, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होता है, जितना चाहिए उतना ही लिखते हैं और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से समझाते हैं। तो उसमें सूत्र स्थान का जो मैटर है अष्टांग हृदय का, उसको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसमें जो 30 अध्याय दिया गया है वो पूरा आयुर्वेद को कहीं ना कहीं तरह से पूरी तरह से टच करता है। और अगर आप सूत्र स्थान में परफेक्ट हो जाएंगे अष्टांग हृदय का, तो जरूर आप मान सकते हैं कि आयुर्वेद के संपूर्ण सिद्धांत जो है आपको कोई एक सूत्र के अंदर मिल ही जाएगा। अब हम इसको देखेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप या अध्यायों के अनुसार कि इसको हमें क्यों पढ़ने का जरूरत है। आयुर्वेद को हम त्रिसूत्रीय आयुर्वेद करके बोलते हैं, क्योंकि जो भी आपके चिकित्सा सिद्धांत है इन तीनों के ऊपर ही डिपेंड होता है, जिसको हम त्रिसूत्र, त्रि मतलब 3, सूत्र का अर्थ है सूचनात् सूत्रणात् च अर्थ संतते है। तो इसको मैं डिटेल में अभी नहीं बताने वाला। सूत्र का अर्थ ये है कि अगर वो उस सूत्र को खोलेंगे तो उसके अंदर जो भी एक एसेंस मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। मान लीजिए एक बंडल ऑफ कोई फ्रूट्स है, अभी वो बांधा हुआ है, कोई एक बंडल है उसमें बुक्स है, उसको बांधा हुआ है। जब तक आप उसको खोलेंगे नहीं तब तक जो है उस बुक के अंदर क्या है, उस फ्रूट्स के अंदर टेस्ट कैसे पता नहीं चलेगा। तो ये सूत्र ऐसे ही होता है, एक लाइन होगा लेकिन उसको आप जितना डीप सोचोगे उतना ज़्यादा आपको उसका अर्थ या इंटरप्रिटेशन देखने को मिलता है या महसूस होता है। तो इसलिए त्रिसूत्र। सबसे पहले है इसमें हेतु, सेकंड है लिंग या लक्षण बोलते हैं, तीसरा है औषध। हेतु का मतलब क्या है, जब भी आपके पास एक पेशेंट आएगा, अगर आप मान लीजिए कोई पेशेंट आपके सामने आ गया, जरूर आप पहले ये शुरू करेंगे क्वेश्चन की ये बीमारी क्यों पैदा हुआ। आप हिस्ट्री पूछेंगे। हिस्ट्री में आप क्या क्या पूछने वाले हैं, आपका मेन इंटेंशन यही है कि आप ढूंढने के लिए मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये व्याधि का कॉज क्या है। तो ये तो में वो आएगा जो पेशेंट्स को कॉज के रूप में हम समझ सकते हैं कि डिसीज का कॉज क्या है। और अगर मान लो पेशेंट नहीं है, वो स्वस्थ है या हेल्दी पर्सन है, तो उसके लिए भी हेतु है। अगर वो राइट डाइट और रेजिमेंट फॉलो करेगा तो जरूर वो स्वस्थ रहेगा। तो दोनों के लिए हेतु है। लक्षण क्या है, अगर वो उल्टा सीधा फूड एंड रेजिमेंट लिया तो जरूर वो कुछ डिसीज के लक्षण दिखाएगा, अगर वो सही का है तो वो स्वस्थ का लक्षण दिखाएगा। तो लक्षण या लिंग का अर्थ है सिम्टम्स या साइंस हो सकते हैं और क्लिनिकल फीचर्स मान सकते हैं, जो आप पेशेंट के बॉडी में देख सकते हैं या उनके क्वेश्चनएयर के थ्रू आपको आंसर मिलेगा। और लास्टली जब आप दोनों तय कर लेंगे कि ये हेतु है ये लक्षण है, तो फाइनली आपके पास डायग्नोसिस हो गया, तो आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा जिसको हम औषध के नाम से जानते हैं। तो कोई भी चिकित्सा हो वो औषध के अंडर आ जाएगा, चाहे वो पंचकर्म हो, चाहे वो सिर्फ ओरल मेडिसिन हो, जो भी हो। तो इसलिए आयुर्वेद को त्रिसूत्रीय माना जाता है, क्योंकि
जो भी आप करेंगे इन तीनों के अंडर ही आएगा। अब वाग्भट का जो अष्टांग हृदय है सूत्र स्थान, ये तीनों को टच करता है। जैसे कैसे, हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप अष्टांग हृदय के पहले अध्याय देखेंगे जिसका नाम है आयुष्कामी अध्याय सूत्र स्थान, तो वहां पर कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक का इतना डिटेल में वर्णन नहीं मिलता है। जो फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट फर्स्ट क्लास सुन रहा है उनके लिए किस तरह से आयुर्वेद को एंट्री, मतलब आयुर्वेद में एंट्री होना है, उसका पूरा मैटर वहां पर पढ़ा है। मतलब एक सिंपल सा टॉपिक, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। एग्जाम्पल, रस कितना होता है, क्या क्या है, दोष कितना होता है, क्या क्या है, चतुष्पाद क्या है, एक ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चाहिए और उनका गुण क्या है, ये अष्टांग हृदय में क्या क्या अध्याय है वो किस तरह से अरेंज्ड है, एक तरह से इंडेक्स मान सकते हैं। अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा आयुर्वेद का एक सिद्धांत सूत्र रूप में, संक्षेप रूप में पूरा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। ये आपको पता चलेगा जब आप पूरा आयुर्वेद को पढ़ेंगे, बाद में फर्स्ट चैप्टर देखेंगे तो तब आपको महसूस होगा वाग्भट कितना अच्छा लेखक थे और इसलिए इसने इतना अच्छा एक चैप्टर दिया है आयुष्कामी अध्याय। तो संक्षेप रूप में आयुर्वेद का सार आप यहाँ पर मान सकते हैं। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टॉपिक का बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है। उसके बाद जो आती है सेकंड से लेके 30 चैप्टर तक, ये आपको एतु लिंग औषध के बारे में बताने वाले अध्याय है। वाग्भट ने जो अष्टांग हृदय लिखा है उसका कमेंटेटर एक है जिसका नाम है हेमाद्रि, जिसने कमेंट्री आयुर्वेद रसायन को लिखे हैं अष्टांग हृदय के सूत्रों के ऊपर। तो हेमाद्रि भी एक बहुत अच्छा कमेंटेटर है जिसने खुद एक आइडिया दिया कि वाग्भट का जो ये सब्जेक्ट मैटर है शायद एतु लिंग और औषध के अनुसार शायद अरेंज किया गया है। उसने इंटरप्रिटेशन भी दिया और सही भी उसको प्रूव कर दिया। क्योंकि सेकंड चैप्टर से लेके 10 चैप्टर तक अगर हम देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे, तब आपको इस स्लाइड समझ में आ जाएगा। सेकंड चैप्टर का नाम है दिनचर्या, फिर आता है थर्ड चैप्टर का नाम ऋतुचर्या। सो दिनचर्या में, ऋतुचर्या में हमें नाम से ही पता चल रहा है कि दिन में क्या क्या करना चाहिए और ऋतु के अनुसार क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए। ये सारे चीज इन दोनों अध्यायों में लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, दिनचर्या शुरू होता है कि कितने बजे उठना है, तो यही क्वेश्चन से शुरू होता है। और किसको कौन सा दिनचर्या फॉलो करना है, नहीं करना है। अगर ऋतु चेंज हो गए तो क्या दिनचर्या चेंज होगा, नहीं होगा। तो ये सारे क्वेश्चन ये 2 चैप्टर के अंदर आंसर्ड है। मान लीजिए कि आपने कोई दिनचर्या या ऋतुचर्या को फॉलो नहीं किया, फिर क्या होगा, फिर आप बीमार हो जाओगे। बीमार इन द सेंस हर बार लक्षण बहुत ज्यादा दिखने की जरूरत नहीं है, कभी कभी कुछ देर के लिए आपका स्वास्थ्यता जो है या हेल्दीनेस जो है थोड़ा बहुत अल्टर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी इस अध्याय में लिखा है अगर आप फॉलो करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो शायद आप बीमारी के नजदीक जा रहे हैं, मतलब शरीर के अंदर डिस्टरबेंस हो गया। तो इसको हम कहते हैं हेतु। क्यों हेतु? क्योंकि वो एक बीमारी को पैदा करने लायक है, इसलिए इसको हेतु स्कंद में क्या हम नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर फॉलो करेंगे ठीक से तो स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ के लिए हेतु है। फॉलो नहीं करेंगे वो व्याधि उत्पन्न कर सकता है, तो ये एक हेतु बन गया। तो जो भी दिनचर्या ऋतुचर्या अध्याय में लिखा है ये हेतु के अंदर ही हम ले सकते हैं। कोई भी पेशेंट आपके पास आ गया तो आपके क्वेश्चंस जो है दिनचर्या और ऋतुचर्या से रिलेटेड ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कितने बजे उठ गए, कितने बजे पेट साफ हो गया, और खाने में क्या क्या लिया, रात को कितने बजे खाए थे, रात को कितने बजे सोए थे, और कोई प्रोग्राम वगैरह में बाहर खाए थे, नहीं खाए थे। तो ये सारे चीज हम पूछने वाले, तो इन्हीं 2 चैप्टर के अंदर ज्यादातर आपको मिल जाता है। सिमिलरली बाद की जो चैप्टर है चौथा, रोगानुत्पादनीय, उसमें वेग धारण के बारे में डिटेल वर्णन है। कुछ शरीर के अंदर वेग रहते हैं जिसको हमें रोकना चाहिए, कुछ है जो हमें रोकना नहीं चाहिए। अगर हम रोकेंगे तो क्या होगा, नहीं रोकेंगे तो क्या होगा, कौन सा बीमारी हो सकता है। तो यहाँ पर ये भी एक तरह से हेतु का वर्णन ही कर रहा है। शायद आपको अभी समझ में आ रहा है ये हेतु हम क्यों बता रहे हैं। नेक्स्ट आप देखिए 5वां अध्याय जो है द्रवद्रव्य विज्ञानीयम, और 6th अध्याय है अन्न स्वरूप। तो इसका पूरा मैटर जो है सॉलिड फूड और लिक्विड फूड के बारे में डिटेल आपको मिलेगा। मतलब रसपंचक, उसका गुणकर्म क्या है, वो सारी चीजें आपको इसी 2 अंदर जो चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। 5th में लिक्विड डाइट है, 6th में सॉलिड डाइट है। कोई भी आप दाल ले लीजिए, कोई भी चावल का वेराइटी ले लीजिए, कोई भी लिक्विड ले लीजिए, जैसे दही हो गया, छाछ हो गया, उन सारे द्रव्यों का जो गुणकर्म है इन्हीं 2 चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। तो अगर आप फॉलो करेंगे तो क्या क्या फायदा होगा, नहीं करेंगे तो क्या क्या बीमारी हो सकता है। तो ये सारी चीज यहाँ पर इनडायरेक्टली बताया गया। हालांकि यहाँ पर स्वास्थ्य के हिसाब से ज्यादा बताया गया, लेकिन आप मान सकते हैं कि अगर ज्यादा लेंगे तो उसी अति योग के कारण जो भी बीमारी हो सकते हैं वो हमें खुद समझना चाहिए। तो बेसिकली ये भी हेतु स्कंद है
तो पेशेंट में हम पूछ रहे हैं 5th और 6th अध्याय से क्या क्या खाया, क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि उसका गुणधर्म हमें पता है, तो उससे उसके साथ हम लक्षण को मैच कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी हेतु स्कंद के अंदर ही आएगा। एक बार आपने सारे द्रव्यों के बारे में जानकारी ले लिया, आपने खाना भी बना लिया, अब उसका प्रोटेक्शन की बात है। खाना बनाने की भी तरीका है, जैसे कुछ तेल में उबालना पड़ता है, कुछ शहद के साथ लेना पड़ता है, जो भी हो उसका संस्कार अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन कब एक आहार जो है खाने लायक हो जाता है या पीने लायक हो जाता है, उसके लिए अन्न रक्षा अध्याय काफी इंपॉर्टेंट है, जो इन दोनों अध्याय मतलब पहले वाले जो दो अध्याय थे उसके बाद 7वां अध्याय के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस अध्याय में एक आहार को कैसे विषयुक्त है या नहीं है प्रूव करना है या समझना है, उसके बारे में डिटेल वर्णन है। इसमें कुछ एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन का भी बात आती है, इसमें कुछ वैसे लेबोरेटरी नहीं है, सच किचन में क्या कैसे हम पहचान सकते हैं, देखने से कैसे पहचान सकते हैं अन्न विषयुक्त है नहीं है, अन्न खाने लायक है नहीं है, सारी चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये एक तरह से मान सकते हैं अन्न रक्षा अध्याय फॉर कंजम्पशन। उसके साथ ही साथ कुछ त्रय उपस्तंभ के नाम से हम जानते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर वर्णन है, निद्रा के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में। तो आप मान सकते हैं कि अगर निद्रा सही से नहीं हुआ तो क्या क्या बीमारी हो सकता है। अगेन ये तो स्कंद के अंदर आ जाता है। अगर खाना विषयुक्त है आपने खा लिया तो कुछ बीमारी हो सकता है, कौन सा बीमारी हो सकता है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगेन ये तो स्कंद के अंदर आएगा। तो नेक्स्ट है, आपने सारे खाना संस्कार युक्त कर लिया, अब ये वो खाने लायक है, लेकिन कितना खाना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मात्रा शीतीय अध्याय जो 7th के बाद है, वो कितने मात्रा में खाना सही रहेगा, अगर ज्यादा खाएंगे तो क्या बीमारी होगा, कम खाने से क्या नुकसान हो सकता है, और आहार को कब खाना है, ये सारे चीज यहाँ पर डिटेल में बताया। अनुपान क्या है, कौन सा लिक्विड के साथ लेना है, कौन सा लिक्विड किसके लिए सूटेबल है। तो ये मात्रा के बारे में स्ट्रेस देने वाला चैप्टर है मात्रा शीतीय अध्याय। तो अगेन पेशेंट के सामने आप पूछने वाले हैं कि कितना मात्रा में वो खा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चनर बनाना है, तो उसके लिए आपको ये अध्याय अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और काफी साइंटिफिक है और एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। और लास्ट के जो 2 अध्याय है 9th और 10th चैप्टर, वहां पर इन द्रव्यों को कैसे हमें एनालाइज करना है, आयुर्वेद की तरह से फार्माकोलॉजी की अगर कॉन्सेप्ट है तो इन 2 चैप्टर में ही आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। जैसे आपने 5th और 6th में लिक्विड डाइट और सॉलिड डाइट के बारे में पढ़ लिया, अब उन दोनों के गुण कर्म जो है किस तरह से असिस्ट किया जाता है, उसका रस क्या है, उसका गुण क्या है, गुण का अर्थ क्या है, रस कितने होता है उसको पहचानना कैसे है, अगर एक रस को ज्यादा लिया तो क्या होगा, गुण क्या क्या होता है, इस द्रव्य के अंदर क्या क्या द्रव्य गुण होगा। तो ये सारे बेसिक्स जो है ये आपको इन 2 अध्यायों में देखने को मिलेगा। 9th और 10th चैप्टर जो है आयुर्वेद का फार्माकोलॉजी के हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है कुछ द्रव्यों के लिए, ये रस वाला वो रस वाला, तो ये सारे चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फार्माकोलॉजी ऑफ आयुर्वेदा। तो यहाँ पर भी अगर आपको पता है कि ये रस ज्यादा खाने से ये बीमारी होगा, अगेन आपको पेशेंट के सामने मदद कर रहा है, आपको खुद को मदद मिल रहा है डायग्नोस करने के लिए। तो अगेन 9th और 10th चैप्टर 2nd से लेके 10th तक ये तो स्कंद के अंडर आएगा। भाई आपको अभी समझ में आ गया होगा, आप खुद ही बता रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चंस जो है हम पेशेंट में निदान या कॉज ढूंढने के लिए क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अगर वो स्वस्थ है तो उसके लिए भी यही कारण है। तो इसलिए ये हेतु स्कंद के अंडर ए मात्र के अनुसार हम अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान के पाठ करके मान सकते हैं कि सूत्र स्थान 2 से लेके 10वीं तक ये क्वेश्चन रहेगा पेशेंट को और निदान हम ढूंढ रहे हैं। तो जब भी आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, मान लीजिए 7th चैप्टर, आपको महसूस होना है, मतलब एक्सपीरियंस करना है कि ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो। अगर आप 8th चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको पहले ही दिमाग में रखना है कि ये मात्रा के बारे में वो बात हो रही है, तो मुझे इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मात्रा ज्यादा खाएंगे तो अजीर्ण हो जाएगा, अजीर्ण का वैरायटी क्या है, अगर वेग धारण करेगा तो क्या होगा, वो 4th चैप्टर में लिखा हुआ है। तो ये तो स्कंद का पार्ट है। तो कोई भी यहाँ पर सूत्र या चैप्टर अध्याय जो है बेकार नहीं जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफी संक्षेप रूप में, सरल रूप से, और साथ ही साथ बहुत ही अट्रैक्टिव श्लोक के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है। छंद के रूप में आप गा भी सकते हैं और अच्छे से याद भी कर सकते हैं। ये आपकी हेतु स्कंद है। अभी इसके बाद जो आता है 11 और 12, अभी पेशेंट के सामने क्वेश्चन पूछने के बाद असेसमेंट करना है। ये तो हो गया हेतु को ढूंढना। अब मेरा नेक्स्ट मकसद है कि पेशेंट को क्या क्या तकलीफ हो रहा है। तो अगर कुछ बता पाएगा तो ये सिम्टम के नाम से जानते हैं, अगर बता नहीं पाएगा, हम खुद ढूंढ रहे हैं, तो इसको हम साइंस के नाम से जानते हैं। तो साइंस एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स की बात आती है। कौन सा दोष का वृद्धि है, क्षय है, कौन सा दोष इन्वॉल्व है, कौन सा धातु इन्वॉल्व है, कौन से मल इन्वॉल्व है आयुर्वेद के अनुसार, ये सारी चीज आपको मिलेगा 11 और 12 चैप्टर में। सो 11th एंड 12th चैप्टर जो है यहाँ पर
लक्षण स्कंद के हिसाब से हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन 2 चैप्टर को पढ़ने के बाद आप पेशेंट में क्या क्या असिस्ट कर पाएंगे और उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, सब कुछ आप जानेंगे। अगर ये 2 अध्याय नहीं आता है, इसका मतलब आप पेशेंट को असिस्ट नहीं कर पाएंगे, एग्जामिनेशन नहीं कर पाएंगे, इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। तो दोष क्या होता है, कितना है, उसका गुणकर्म क्या है, उसका सब क्लासिफिकेशन क्या है, व्याधि कितना होगा, कितना वेराइटीज का है, दोष मार्ग क्या, रोग मार्ग क्या होता है। तो ये सारी चीज जो है आपको 11th एंड 12th चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा। इवन प्राकृत कर्म, दोष और धातु मल के यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा फिजियोलॉजी एज वेल एज पैथोलॉजी पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर नॉर्मल इंसान है तो फिजियोलॉजी है, अगर वो बीमार है तो वो पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट है। तो ये 2 अध्याय किसी को आता है, जरूर वो आयुर्वेद तरह से, आयुर्वेद की दृष्टि से पेशेंट को देख सकता है और वो आयुर्वेद की दृष्टि से इजीली चिकित्सा कर सकता है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो जब भी आप 11th एंड 12th चैप्टर पढ़ेंगे अष्टांग हृदय, आपके मन में ये होना चाहिए कि आप एक पेशेंट के क्लिनिकल असिस्मेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं तो आपको ये इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसके बाद जो भी अध्याय है, 13 अध्याय से लेके 30 तक, ये सारे ट्रीटमेंट के बारे में बोलने वाले। तो है 30 चैप्टर, लेकिन उसमें उन्होंने ये तो भी एक्सप्लेन कर लिया, लक्षण भी एक्सप्लेन कर लिया, अब वो चिकित्सा के बारे में भी आ गया और चिकित्सा के लिए 18 चैप्टर रख लिए। 13 चैप्टर का नाम है दोष उपक्रम। उपक्रम का अर्थ है चिकित्सा। दोषों के क्या क्या नॉर्मल या जनरल चिकित्सा है, वात दोष के लिए क्या क्या चिकित्सा दे सकते हैं, पित्त दोष के लिए क्या क्या चिकित्सा दे सकते हैं, किस तरह से पित्त दोष को कम कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, सारे चीज आपको देखने को मिलेगा दोषोपक्रमणीय अध्याय। सो 13 चैप्टर बेसिक दोष के जो उपक्रम है चिकित्सा उसके बारे में बताएगा, साथ ही साथ औषध को कब देना है, कौन से बीमारी में कब देना है, वो भी इसी चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और अगर आम के कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, चिकित्सा क्या है। मतलब इन जनरल दोष धातु मल के चिकित्सा के एक जनरल चैप्टर आप मान सकते हैं। जो इस चैप्टर को जानता है वो कोई भी पेशेंट के सामने डरेगा नहीं, वो अपने चिकित्सा इजीली दे सकता है। इसके बाद एक चैप्टर आता है द्विविध उपक्रम। अभी अभी मैंने बोला उपक्रम का अर्थ है चिकित्सा। अब आयुर्वेद की कोई भी चिकित्सा ले लो, वो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के अंडर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप मालिश कर रहे हैं, तेल की मालिश, ये स्नेहन के अंडर आता है। मान लो आप बस्ती दे रहे, अगर तेल की दे रहे तो स्नेहन के अंडर आएगा। मान लो आप पेशेंट को घी पिला रहे, वो भी स्नेहन के अंडर आएगा। मतलब कुछ भी आप चिकित्सा दे दो, वो 6 डिफरेंट कैटेगरीज के अंडर आ सकता है, जिसका नाम है स्नेहन, स्वेदन, रूक्षण और स्तंभन, और उसके बाद ब्रह्मण और लंघन। तो इसको हम कहते हैं षडुपक्रम। वाग्भट ने ये षडुपक्रम को और कंप्रेस करके द्विविध उपक्रम से नाम से लिख दिया, अपतर्पण और संतर्पण के नाम से। कोई भी चिकित्सा दे दो, अगर शरीर में पुष्टि कर रहा है तो संतर्पण के अंदर आएगा। ये सर्जिकल केस में भी अप्लाइड है, ये शल्य केस में भी, मतलब शालक्य में भी अप्लाइड है, प्रसूति में भी अप्लाइड है। कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, वहां पर चिकित्सा ये 2 के अंडर ही आता है, या तो संतर्पण करेगा या तो अपतर्पण करेगा। तो उसके लिए एक चैप्टर उन्होंने डेडिकेट कर लिया, जिसमें उन्होंने निदान क्या है संतर्पण के लिए, उसका ड्रग्स क्या है, अति संतर्पण से क्या होगा, सब कुछ डिटेल में बता दिया। तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा मैटर को एक ही चैप्टर के अंदर सिंप्लीफाइड वे में लिख दिया। तो 13 एंड 14 चैप्टर जो है दोष और विविध उपक्रम को हम अभी देख चुके हैं। अभी आप देखेंगे 15 चैप्टर में ड्रग्स का नाम लिख दिया। अभी ड्रग्स का नाम मतलब प्लांट्स का नाम, कौन सा प्लांट खास रोग में, कौन सा प्लांट सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसमें कौन सा देना है, किसी पेशेंट को ओमन कराए तो कौन सा द्रव्य देना है, किसी पेशेंट को पैर में सूजन है तो कौन सा दवाई देना है, कौन सा द्रव्य इस्तेमाल करना है, किसी पेशेंट को पेट साफ नहीं हो रहा है तो कौन सा दवाई यूज करना है, कौन सा द्रव्य यूज करना है। तो इस तरह से द्रव्यों का गण बना दिया। गण का अर्थ है एक ग्रुप। तो एक एक ग्रुप करके 37 ग्रुप्स का नाम उन्होंने लिख दिया। 37 ग्रुप्स जो है अलग अलग काम करने वाले हैं, और एक एक ग्रुप के अंडर 10 से लेके 12 से लेके 20 या 5 6 इस तरह से अलग अलग ग्रुप्स बना दिया। अगर ये चैप्टर आपको याद हो गया तो पूरा चिकित्सा आप इजिली कोई भी मेडिसिन के बिना आप खुद ही प्रिपेयर करके दे सकते हैं, या मेडिसिन मिक्स करके खुद ही चूर्ण को मिक्स करके दे सकते हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये एक चिकित्सक का एक बेसिक चैप्टर आप मान सकते हैं। अगर ये चैप्टर आपको नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप चिकित्सा ठीक से नहीं कर पा रहे। ठीक से इन द सेंस लॉजिकली शायद आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसी में सारे जो द्रव्यों का गण है छुपा हुआ है। तो ये चैप्टर जो है आपको पूरी तरह से लाइफ लॉन्ग काम में आने वाला है। तो ये 15 चैप्टर भी आपको सिलेबस में फर्स्ट ईयर में रखा गया है। ये एक वेलकम स्टेप है। तो इसको कॉलेज में आपको डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये ड्रग्स का नाम है और बहुत ज़्यादा डीप है। लेकिन जब भी आप इसको पढ़ते रहेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, और आगे 2nd 3rd 4th ईयर में भी या फाइनल ईयर में भी
कंटिन्यूसली आप इसको देखेंगे तो ज़रूर आपको ये चैप्टर का जो इम्पोर्टेंस है पता चलेगा और उसको इस्तेमाल करने में भी मदद करेगा। तो ये हो गया आपके ड्रग्स, ग्रुप ऑफ ड्रग्स। अब इसके बाद जो है कुछ प्रोसीजर्स में आ गया, पंचकर्म या शोधन से रिलेटेड जो प्रोसीजर है। सबसे पहले होता है स्नेहन और स्वेदन, जहां पर हम पेशेंट के बॉडी को स्निग्ध करते हैं, उसके बाद स्वेदन करते हैं। उसके बाद आता है वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य करके जो पंचकर्म के जो अलग अलग तरीके हैं। इसमें 4 तो यहीं पे उन्होंने खत्म कर दिया, मीन्स अलग अलग चैप्टर उन्होंने रख लिया। वमन विरेचन एक साथ रख लिया 18 चैप्टर, उसके बाद आएगा बस्ती 19, फिर नस्य आएगा 20। तो इस तरह से उन्होंने पंचकर्म में 4 तो यही पे उन्होंने डिटेल में खत्म कर लिया। हर एक का प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या है, पहले क्या करना है, प्रोसीजर एक्चुअल क्या है, बाद में क्या करना है, डिटेल में बता दिया। और उसके बाद कुछ प्रोसीजर जो होगा लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए या पश्चात कर्म के रूप में, जैसे ओरल कैविटी से रिलेटेड या नीजल कैविटी से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है, उसको किस द्रव्य से करना है, कब करना है, किसको नहीं करना है, उसे ज्यादा करने से क्या होगा, ये सारे चीज डिटेल में लिख दिया। धूमपान और गंडूश विधि से हम जानते हैं ओरल कैविटी और नेजल कैविटी को ज्यादा फोकस करता है। तो अगेन ये चिकित्सा का ही पार्ट है। नेक्स्ट इसके बाद आई रिलेटेड 2 चैप्टर उन्होंने डेडिकेट किया। एक का नाम है आश्चोतनांजन, जिसमें हम एक तरह से आई लिड और आई एक तरह से ड्रॉप रिलेटेड प्रोसीजर आप मान सकते हैं। दूसरा है तर्पण पुटपाक, जिसमें घी या स्नेह द्रव्यों को हम आई के थ्रू एक तरह से मेडिसिन इंस्टिल कर रहे हैं। पुटपाक और तर्पण, मतलब ये एक्सपर्टीज चाहिए इसको, और इसको आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन 3rd ईयर शालाक्य में पढ़ेंगे, लेकिन उसका बेसिक जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक चीज याद रखिए कि ये सारे चीज जो है धीरे धीरे 2nd 3rd ईयर में रिपीट होगा बहुत बार, लेकिन फर्स्ट ईयर में हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब आप 2nd 3rd ईयर में पढ़ेंगे जरूर आप अष्टांग हृदय के ये चैप्टर में वापस आके एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये बेस है। आपके सीनियर्स जो है वो अष्टांग हृदय सूत्रस्थान को पूरा पढ़ चुके हैं, तो उनको पहले ही इसका इन जनरल इन्फॉर्मेशन मिल चुका था, तो वो आगे उनको मदद किया, तो आप भी इसको कर सकते हैं। हालांकि सिलेबस में अभी फर्स्ट ईयर में नहीं है। तो एक बार आई रिलेटेड प्रोसीजर होने के बाद ये सर्जिकल कॉन्सेप्ट्स पे चला गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, यंत्र विधि, शस्त्र विधि, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे होता है, उसका यूज क्या है, वो सारे चीज। उसके बाद रक्तमोक्षण जो एक पंचकर्म का प्रोसीजर था वो अभी इन्होंने एक्सप्लेन किया। जो लीच थेरेपी के नाम से आप जानते हैं, जलों का अवचरण, इसका डिटेल में वर्णन किया कि कौन सा लीच लेना है, किस तरह से हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, बाद में क्या करना है, लीच को बाद में क्या करना है, सारी चीज यहाँ पर सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली लिख दी है। और इसके बाद कोई भी शल्य मतलब फॉरेन बॉडी आपके शरीर में चला गया, उसको शरीर में है करके कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे शरीर से निकालना है, वो भी एक सर्जिकल प्रोसीजर यहाँ पर बता दिए। और इसके बाद सर्जिकल प्रोसीजर्स का जनरल रूल्स क्या है, एक सर्जन कैसे होना चाहिए, एथिक्स क्या है, ये सारी चीज आपको शल्य शस्त्र कर्म के नाम से आपको 29th अध्याय में देखने को मिलेगा। और लास्टली सूत्रस्थान एंड होता है 2 स्पेसिफिक प्रोसीजर आयुर्वेद के क्षार और अग्निकर्म विधि। ये क्षार कर्म और अग्निकर्म आयुर्वेद सर्जन के एक तरह से मान सकते हैं एक प्रिंसिपल प्रोसीजर है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग फेमस है और बहुत ज्यादा पेशेंट्स क्यूर भी हो चुका है, जो बाकी साइंस में शायद क्यूर नहीं हो पा रहे। तो क्षार कर्म आप तो सुने होंगे, अग्निकर्म भी इतना ही फेमस है। तो अच्छे वैद्य जो है आयुर्वेद के वो जरूर आपको क्षार अग्नि विधि के बारे में जरूर बताएंगे और उसका इस्तेमाल भी आपको कराएंगे आपके इंटर्नशिप के टाइम। तो इस तरह से हम अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो 30 अध्याय है उनमें से 29 अध्याय हेतु, लिंग और औषध स्कंद के हिसाब से लिखा है। फर्स्ट चैप्टर जो है कंपाइलेशन है एंटायर आयुर्वेद के प्रिंसिपल, उसको हम संग्रह अध्याय के नाम से जान सकते हैं। तो अभी जब भी आप 15 चैप्टर पढ़ेंगे दिमाग में रखिए आप ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, चिकित्सा। 17th पढ़ रहे हो तो चिकित्सा पढ़ रहे हो, अगर आप 13th पढ़ रहे हो वो भी चिकित्सा पढ़ रहे हो, अगर आप 11th 12th पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप पेशेंट की कॉन्वर्जेशन, पेशेंट को असेसमेंट के बारे में पढ़ रहे हो। अगर आप 7th पढ़ रहे हो तो ये आपके पेशेंट की हिस्ट्री के क्वेश्चनर के बारे में पढ़ रहे हो, ये तो स्कंद है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये एक तरह से आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स का एक बेस है। तो इस तरह से वाग्भट के जो 30 अध्याय का सूत्र स्थान है हाईली साइंटिफिक है और बहुत ही संक्षेप रूप में पूरा आयुर्वेद को संस्कृत में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इंटरप्रिटेशन लेवल जो है श्लोक कम हो सकता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन बहुत गाढ़ा हो सकता है, बहुत गहरा हो सकता है, क्योंकि आपकी इंटरप्रिटेशन जो है आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। तो नॉलेज जो है आपके रिपीटेड प्रैक्टिस से आता है, रिपीटेड थिंकिंग से आता है। सो जो लॉजिकली सोचेगा, बहुत बार इसका एक तरह से मंथन करेगा, वो जरूर अष्टांग हृदय के साथ अपना जो आयुर्वेद के जो जर्नी है आगे ले जाएगा। और अष्टांग हृदय जिसको भी आता है वो उनको बाकी सब्जेक्ट्स बहुत इजीली आ जाता है। ये एक वादा है
क्योंकि अष्टांग हृदय के ही सिलेबस आगे जाके एक एक करके एक्सप्लोर करना है। तो कहीं ना कहीं आपको अष्टांग हृदय लास्ट तक, मतलब सिलेबस में भी लास्ट तक और आपकी ज़िंदगी में भी, प्रैक्टिस में भी ज़रूर मदद करेगा। तो इस तरह से हमने आज अष्टांग हृदय के बारे में इम्पोर्टेंस और इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, सूत्रस्थान के जो अध्याय है उसके बारे में देखा है। तो ज़रूर आज के बाद आप जब भी अष्टांग हृदय पढ़ेंगे, ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप अष्टांग हृदय को क्यों पढ़ रहे हो वो पहले ही जानते हुए पढ़ेंगे, ताकि उसका इफेक्ट ज़्यादा आ जाए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ गया तो ज़रूर हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ज़रूर नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, तो जब भी वीडियो आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और मिस नहीं होगा। और अन्य वीडियो जो है इंडक्शन प्रोग्राम हो सकता है या अन्य प्लेलिस्ट डायरेक्ट सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस हैं, बहुत पहले अपलोडेड है ऑलरेडी और आगे भी आने वाले हैं। तो ज़रूर आप उसको भी देखिए। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है आप दे सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस है उसको भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगली बार तक धन्यवाद।